गुड इवनिंग। हम लोग ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 से पूछा है, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट क्वेश्चन। आपको जो जो डाउट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर रिपोर्ट करिए तो मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एनाइशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड HA इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड लैम्डा एम निकालना है आपको। आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा आता है दैट इज लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और वीक एसिड का जो K होता है दिस इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बस अब अल्फा की जगह लैम्डा अपॉन लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पुट कर दीजिए। ये तो इन्फॉर्मेशन पता है आपको, उसको पुट करिए तो इसकी जगह आ जाएगा लैम्डा एम K इज इक्वल टू C इंटू लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंटू लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस लैम्डा एम। अल्फा की वैल्यू पुट करिए बस सिंपली, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वो जो लिखा है फ्यूल सेल डेवलप्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्रॉम द कंबशन ऑफ ब्यूटेन एट 1/298 केल्विन, डेल्टा G नॉट इज गिवन, E नॉट निकालना है। तो रोटेशन इज डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट। अब आपको n निकालना है, सो इट इज C4H10 प्लस 6.5 is nothing but 13/2 oxygen gives 4 moles of CO2 and 5 moles of water. ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट देखो 0 से -1 में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज नाउ 2, और टोटल ऑक्सीजन कितने हमारे पास 13, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गया 13/2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 26। एक ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ 2 यूनिट, और 2 ऑक्सीजन के चीज हो गया डबल, और टोटल ऑक्सीजन 13/2 मोल्स है, तो उसे मल्टीप्लाई करा हमने। समझ आया? हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ 0 से -2, 2 यूनिट, 2 ऑक्सीजन है इसलिए डबल किया, और 13/2 मोल्स दिया तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गया 26, ठीक है। बस इसको उठा के ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से E नॉट की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा G माइनस डेल्टा G नॉट बाय NF, and this is given to you minus of minus 2746 into 10 to the power 3 joules divided by N is 26 and Farad is 96500 volt. इतने वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट, एक कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकाला, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 चेंज हुआ 2 यूनिट, 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा, और टोटल 13/2 मोल्स है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो गया 26। फिर E नॉट की वैल्यू माइनस डेल्टा G नॉट बाय NF, n की वैल्यू डाली, F की वैल्यू 96500, आंसर, ठीक है। ओके, आफ्टर 4th your next question is 11th, sorry 8th. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8th question is given the standard EMF of the cell is 1.1 volt. The EMF of the cell reaction when 0.1 m of copper 2 plus and 0.1 m Zn2 plus solutions are used. दोनों का concentration same है, तो E cell equal to E naught cell आ जाएगा। लास्ट इक्वेशन लगा ली, E cell equal to E naught cell minus 0.0591 by n log of concentration of Zn2 plus by copper 2 plus। देखो दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम दिए हैं तो log 1 बन जाएगा, तो E cell equal to E naught cell आ जाएगा। यहाँ पे Zn2 plus concentration is equal to copper 2 plus concentration is equal to 0.1 m दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर E cell निकालेंगे तो उसकी वैल्यू E naught cell के इक्वल ही आ जाएगी, दिस इज 1.1 वोल्ट। ओके, फिर आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ N/50 solution of KCl at 25 degree Celsius is 0.002765 mho. If the resistance of the cell containing the solution is 400 ohm, what is the cell constant? तो हमारा फॉर्मूला होता है kappa is equal to
C into L by A। जो L by A होता है इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं। L by A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और C की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है दैट इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, कप्पा दे रखा है, सेल कांस्टेंट निकालना है। सो पुट द वैल्यू। कप्पा इज गिवन 0.002765। कंडक्टेंस की जगह लिखना है 1 अपॉन रेजिस्टेंस व्हिच इज 1 अपॉन 400 इनटू सेल कांस्टेंट व्हिच इज L by A। ठीक है, यहाँ से L by A सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। So L by A comes out to be 0.002765 into 400। ये आपका आंसर है। कर लोगे सॉल्व? n by 50 का कोई यूज ही नहीं है। नॉर्मलिटी तो तब यूज करना होता है जब आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछता है। See, this is the basic difference। आपके जो बोर्ड लेवल या स्कूल लेवल पे क्वेश्चन आता है उसमें सीधा सीधा डेटा होता है, आप आसानी से डायमेंशन से भी क्वेश्चन लगा के फॉर्मूला करके सॉर्ट करके आंसर निकाल सकते हो। तो जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है उसमें थोड़ा ट्रिक होती है, देन पुट सम एडिशनल डेटा और देन पुट समथिंग ट्रिकी, तो आपको थोड़ा सा सेट करने में टाइम खर्च करना पड़ेगा तो अंडरस्टैंड कि किसका रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन में आपको कप्पा दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, सेल कांस्टेंट पूछा है, L by A सेल कांस्टेंट। यहाँ पे जो L by A निकाला है हमने यही एक्चुअली में सेल कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू सॉल्व करके आप 1.106 निकाल रहे हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। Then you ask question number 10। Tenth question is given: a current of 2 ampere is passed for 5 hours through a molten salt metal salt deposits 22.2 gram of metal. Atomic mass is given. Oxide state of metal in the metal salt is। तो देखो हमारे पास क्या है, करंट पास करी आपने मोल्टेन मेटल सॉल्ट के अंदर, तो मुझे नहीं पता उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, बट फाइनली वो मेटल में डिपॉजिट हो जा रहा है। तो अगर इक्वेशन लिखेंगे तो मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट N+ है, so if it will accept n electrons it will form M solid। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर N+ अज्यूम कर लो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेप्ट करेगा, n electrons will convert to metal solid। तो इसका मतलब 1 मोल मेटल डिपोजिशन के लिए n फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब आपने कितना चार्ज सप्लाई करा है वो देख लीजिए और कितना मेटल डिपॉजिट हुआ है वो देख लीजिए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, n निकल आएगा उससे। तो हमने जो चार्ज सप्लाई करा है Q वो तो करा है 2 एम्पियर फॉर 5 आवर्स। आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो तो इतने कूलम चार्ज आ गया, और इसको हम लोग फैराडे में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो 96500 से डिवाइड कर दो, इतने फैराडे चार्ज सप्लाई किया आपने। ठीक है, करंट इनटू टाइम इन सेकंड्स, ये हुआ चार्ज कूलम में, 96500 से डिवाइड कर दिया, ये आपका फैराडे में चार्ज आ गया। आता ओके। अब जो फैराडे में चार्ज आया Q उसको हम लोग यूनिटरी मेथड से रिलेट करेंगे। अच्छा, एक बार अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ वो भी निकाल लो। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल और निकाल लो डिपॉजिटेड। तो उसने बोला है 22.2 ग्राम मेटल डिपॉजिट हुआ है, मॉलिक्यूलर मास इसका एटॉमिक मास 177 दिया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे। Sir, can you please repeat it the previous sum again? यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल डिपॉजिटेड पता चल गया आपको, दैट इज 22.2 by 177। अब सिंपली यूनिटरी मेथड लगा दो, सिंस 22.2 by 177 मोल मेटल डिपॉजिटेड बाय कितना चार्ज सप्लाई किया हमने 5 2 into 5 into 3600 upon 96500 कूलम
या इतने फैराडे, तो 1 मोल मेटल डिपॉजिट के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा? सो 1 मोल मेटल विल डिपॉजिट बाय हाउ मच चार्ज? सो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 360 बाय 965 into 177 upon 22.2 फैराडे। और आपको पहले ही बताया होगा 1 मेटल डिपॉजिट कराने 1 मोल मेटल डिपॉजिट कराने के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड है वो n फैराडे रिक्वायर्ड है। बस इसी को n के इक्वल कर दो। इसको सॉल्व करके n निकाल लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इस वाले सवाल का आंसर तो निकाल दिया ना 10th का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन, एक सेल गिवन है जिसका आपको E नॉट सेल नोन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हुआ है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपको सीधा फार्मूला सिखाया था मैंने। E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 by n log of k इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे E नॉट सेल दे रखा है 1.1 वोल्ट, 0.0591 by number of electron exchange is 2 log of k इक्विलिब्रियम। यहाँ से log of k इक्विलिब्रियम की पहले वैल्यू निकालो, तो आएगा 1.1 into 2 divided by 0.0591। इसकी थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ मेरे कितना आ रहा है सॉल्व होकर? लगभग 37 पॉइंट समथिंग आएगा, 37 पॉइंट समथिंग मान लो, अप्रोक्स करके राउंड ऑफ करके 37 लिख लो। बस राउंड ऑफ करके 37 लिखेंगे तो इसको log of 10 पावर 37 लिख लो, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 37 आ जाएगी। तो ऑर्डर पूछा इसलिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू वैसे भी नहीं निकालनी। 10th के लिए बेटा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपको सीधे यूनिटरी मेथड लगाना है, दैट इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पे सीधे 37 जो आ रहा है इसको log में कन्वर्ट करके लिख दो। So you may write as log of 10 to the power 37. So log 10 power 37 will be 37 into log 10 is 1. यहाँ से k इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 to the power 37 है। ठीक है, उसके बाद आपने बोला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो गिवन है कॉपर प्लस इज अनस्टेबल इन द सॉल्यूशन and undergoes simultaneous oxidation reduction according to the equation this. Choose the correct E naught for the above equation. If copper 2 plus 2 copper is given and copper 2 plus 2 copper plus is given. तो अब देखो अगर इस इक्वेशन को पहले redox रिएक्शन में कन्वर्ट करें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या करना है कि पहले इस redox रिएक्शन को ब्रेक करके एनोड और कैथोड की दो इक्वेशन लिख लो। तो एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा, तो इट विल कन्वर्ट copper plus 2 copper 2 plus इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे होगा रिडक्शन, तो इट विल बी copper plus इलेक्ट्रॉन, दिस कॉपर सॉलिड। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, टेक्निकली हम लोग उसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल ऑफ अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा इतना। सो यहाँ पे कॉपर प्लस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये आपका सेल इक्वेशन बन रहा है। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 पता चल गया। तो अगर इसका E नॉट सेल लिखना होगा तो इट इज E नॉट RHS minus E नॉट LHS, so it is E नॉट ऑफ copper plus 2 copper minus E नॉट ऑफ copper 2 plus 2 copper plus, ये लिखेंगे तो काम आते आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एक डेटा तो गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से आपके पास ये एक डेटा तो नोन है,
बट दूसरा वाला डेटा नोन नहीं है, तो पहले आप उसे फाइंड आउट करेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि कॉपर का डिसोसिएशन लिखो, इट इज कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, या कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, और इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दो तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉल्व। तीन इक्वेशंस हैं। आपको कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस बनाने का ई नॉट दे रखा है 0.15 वोल्ट। कॉपर प्लस से कॉपर बनाने की वैल्यू आपको निकालनी है, ये नहीं पता तो उसको मान लो x वोल्ट। और तीसरी वैल्यू कॉपर 2 प्लस से कॉपर बनाने की वैल्यू दे रखी है 0.34 वोल्ट। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो थर्ड इक्वेशन आएगी, बट मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेल्टा जी के टर्म में। तो इसका अगर डेल्टा जी1 नॉट लिखेंगे तो इट इज माइनस एन एफ ई नॉट, इसका डेल्टा जी2 नॉट लिखेंगे तो दिस इज अगेन माइनस एन एफ ई नॉट, और उसका डेल्टा जी3 नॉट लिखेंगे तो दिस इज आल्सो माइनस एन एफ ई नॉट। अब आपको रूल से समझ में आ रहा है कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 ऐड कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। सो 1 + 2 = 3 आ रहा है। यही ऑपरेशन डेल्टा जी के साथ लगा दो, तो डेल्टा जी1 नॉट प्लस डेल्टा जी2 नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी3 नॉट, राइट। बस वैल्यू पुट करो, माइनस एफ इंटू 0.15 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2f इंटू 0.34। माइनस एफ से डिवाइड कर दो और एक्स की वैल्यू निकालो, ऐसे वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी 0.34 इंटू 2 माइनस 0.15। एक बार एक्स आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको ई नॉट सेल के लिए यही एक वैल्यू अननोन थी जो हम नहीं निकाल पा रहे थे पहले। ये एक अनवेरिएबल था, एक वैल्यू तो गिवन थी क्वेश्चन में, एक निकालनी पड़ेगी। तो जो वैल्यू चाहिए कॉपर प्लस से कॉपर वो आपको पता चल जाए, बस उसको सब्स्टिट्यूट करिए, आपका आंसर हो जाएगा। पहले ही वैल्यू सॉल्व करके बताओ कितनी आ रही है, तो फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। अब यहाँ से ई नॉट से लिखना है हमको, तो दैट विल कम आउट टू बी x minus 0.15. So this is 0.34 into 2 minus 0.15 minus 0.15. इसको सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। 0.38 वोल्ट आपका आंसर है। ठीक है, थर्टीन क्वेश्चन में देखो आपको गिवन है, which of the following graph will directly correlate E cell as a function of concentration for the cell for different m and m dash. E naught cell is given to you, x axis पे log of Zn2 plus by copper 2 plus है, y axis पे E cell है। बस लास्ट इक्वेशन लिख दो, उसकी लास्ट इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा E cell equal to E naught cell minus E cell equal to E naught cell minus 0.0591 by n log of Zn2 plus concentration upon copper 2 plus concentration। E naught cell आपको गिवन है तो वो वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 1.1 minus 0.0591 by 2 log of Zn2 plus by copper 2 plus। अब ध्यान से देखो, ये आपका y है ग्राफ है और ये x है, तो ग्राफ कैसे बन रहा है, y is equal to mx plus c कॉमन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, सो इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो ये y is equal to mx plus c कॉमन रहा है, यहाँ से स्लोप जो आ रही है वो आ रही है माइनस 0.0591 by 2 और इंटरसेप्ट आ रहा है आपका 1.1, तो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप लिखना है आपको। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनानी है विद नेगेटिव स्लोप।
उसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 17, 18. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. Which is the answer, sir, of समझ गया ना, 13? 13 का आंसर सेकंड आ जाएगा फिर आप सॉल्व करोगे तो. इसके बाद अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 भी बताना. क्वेश्चन नंबर 12 देख लो पहले. 12th क्वेश्चन लिखा है, फॉर द सेल इक्वेशन copper 2 plus Zn gives Zn2 plus copper of an electrochemical cell, the change in free energy delta G at a given temperature is a function of. तो सबसे पहले आप इसका E cell लिखो. If I write E cell, it will be equal to E naught cell minus 0.0591 by N log of concentration of Zn2 plus upon copper 2 plus. और E सेल को डेल्टा जी से रिलेट करने का तरीका माइनस एन एफ. सो माइनस 2f E सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी. ये समझ गया ना कैसे लिखा मैंने. तो फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल. इस इक्वेशन का n जो है वो 2 है. तो अगर आप ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, ई सेल की जगह पुट करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा जी बाय 2f माइनस इज इक्वल टू E naught cell minus 0.0591 by 2 log of Zn2 plus upon copper 2 plus. और Zn2 plus upon copper 2 plus की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये C2 by C1 आ जाएगा. तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो Zn2 plus कॉन्सेंट्रेशन के मैंने अपने को C2 और कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेशन 2 plus कॉन्सेंट्रेशन के मैंने C1. उसने बोला डेल्टा जी टेम्परेचर के साथ फंक्शन कैसे आ रहा है, तो डेल्टा जी एट अ गिवन टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ log of C2 by C1. डेल्टा जी इज फंक्शन ऑफ, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है पूरे इक्वेशन में, केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, log of C2 by C1. ये ऐसे ln of C2 by C1 लिख सकते हो, तो केवल बेस का डिफरेंस है. ठीक. क्लियर 12th. हाँ, वैल्यू ऑफ n सब्स्टिट्यूट कर दिया. n वैल्यू 2 है कि डेनियल सेल है ना, ये कॉपर 2 प्लस जिंक वाला इलेक्ट्रोड. वैल्यू ऑफ n is 2. कॉपर 2 प्लस से कॉपर बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और जिंक से Zn2 प्लस बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे. So put the value of n as 2. तो इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल बच रहा है C2 by C1. तो डेल्टा जी जो है वो फंक्शन ऑफ C2 by C1, log of C2 by C1. ठीक है. उसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 देखो लिखा है, Cr2O7 2 minus plus I minus gives I2 and Cr3 plus. इसका E naught सेल गिवन है, E naught of डाइक्रोमेट आयन गिवन है, E naught of I2 पूछा गया. तो बताया किसी भी सेल के लिए E naught सेल क्या होता है, E naught RHS minus E naught LHS. पहले इक्वेशन में Cr2O7 2 minus plus I minus gives I2 plus Cr3 plus. पहले प्रोसेस डिसाइड कर लो. ये प्रोसेस देखो रिडक्शन है और ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है. तो उसका कैथोड क्या हो गया, डाइक्रोमेट, और एनोड क्या हो गया, I माइनस. तो उसका E naught सेल लिखेंगे तो इट इज E naught RHS minus LHS. So E naught of Cr2O7 2 minus 2 Cr3 plus minus E naught of I2 2 I minus. वैल्यू पुट कर दीजिए. ये वैल्यू है 0.79, ये वैल्यू 1.33. ये सॉल्व कर देना है. E naught of I2 to I minus will be equal to 1.33 minus 0.79. ये आपका आंसर है. कर लोगे आगे सॉल्व. 1.33 minus 0.79, 0.54 वैल्यू.
ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा 19th। time required to deposit 1 millimole of aluminum metal by the passage of 9.65 ampere current to the aqueous solution of aluminum ion। तो देखो अगर एल्यूमिनियम का डिपोजिशन कराना है तो Al3+ आयन होता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एल्यूमिनियम सॉलिड बनेगा। तो इसका मतलब फॉर 1 मोल एल्यूमिनियम कितने फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा? 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 फैराडे चार्ज, 3 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में बोला 1 मिलीमोल डिपॉजिट कराना है। 1 मिलीमोल डिपॉजिट कराना मतलब 10 to the power -3 मोल डिपॉजिट कराना है। तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा? 3 into 10 to the power -3 फैराडे। जो चार्ज आ गया उसको करंट इनटू टाइम पे इक्वल कर दो। सो करंट दे रखी है 9.65 एम्पियर, टाइम t सेकंड्स मान लेते हैं, कितने कूलम चार्ज हो गया, इसको 96500 से डिवाइड कर दो, फैराडे में चार्ज हो गया। दिस इज इक्वल टू 3 into 10 power -3। यहाँ से सॉल्व करके t निकाल दीजिए। यहाँ से t सॉल्व होकर 30 सेकंड्स आंसर आ जाएगा। क्लियर? 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट कराने के लिए 3 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। 1 मिलीमोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट कराने मतलब 10 power -3 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट कराना है, तो चार्ज रिक्वायर्ड होगा 3 into 10 power -3 फैराडे। 9.65 एम्पियर करंट पास करी t सेकंड्स के लिए, कितने कूलम चार्ज हुआ, उसको 96500 से डिवाइड करा दोगे तो फैराडे में चार्ज आ जाएगा, उसको 3 into 10 power -3 के इक्वल कर दो, टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सिल्वर वोल्टामीटर कनेक्टेड टू वाटर वोल्टामीटर। तो ये आपको बताया था कि अगर दो सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, W1/E1 = W2/E2। हम अज्यूम कर लें कि लेट ऑक्सीजन डिपॉजिटेड इज W ग्राम, let oxygen evolved is W ग्राम। तो सिल्वर वोल्टामीटर और वाटर वोल्टामीटर 2 वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर लिखेंगे तो 108 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। वैसा फॉर्मूला लगा दो, W1/E1 = W2/E2। तो सिल्वर है 0.108, इक्विवेलेंट वेट 108, ऑक्सीजन का W ग्राम, इक्विवेलेंट वेट 8। यहाँ से सॉल्व करके W की वैल्यू आ जाएगी 8 into 10 to the power -3 ग्राम्स। अब आपसे इसका एसटीपी पे वॉल्यूम पूछा है, तो एसटीपी वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पहले मोल्स निकालेंगे और 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अप्लाई करा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास। So this is 8 into 10 to the power -3/32। और अगर यहाँ से वॉल्यूम लिखेंगे एट एसटीपी तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। इतने मिलीलीटर आपका आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर दो। ये आपका 5.6 ml आएगा। आप एक बार आंसर निकाल के देखो। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो लिखा है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द टू सेल्स आर गिवन, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन आपको निकालना है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का पहले मतलब जानते हो, कोई भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया AgCl सॉलिड, ये बनाएगा Ag + aqueous और Cl - aqueous। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं Ksp एंड दिस इज रिफर्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज रिफर्ड एज solubility product।
अब पहले आपको देखो ये वाली इक्वेशन अगर हमें अचीव करनी है तो हमारे पास जो दो इक्वेशन लिखे हैं उसको इक्वेशन नंबर 1 में 2 को रिवर्स करके ऐड कर देंगे तो काम बन जाएगा। आपके पास एक इक्वेशन है AgCl solid plus electron gives Ag solid plus Cl minus aqueous। दूसरी इक्वेशन है Ag plus plus electron gives Ag solid। तो अगर मैं इस इक्वेशन इसका E नॉट गिवन है आपको 0.22 वोल्ट, इसका E नॉट गिवन है 0.8 वोल्ट, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करके मैं लिख दूं तो लिखेंगे Ag solid gives Ag plus plus electron। इक्वेशन रिवर्स करेंगे तो E नॉट का साइन कैसा हो जाएगा, ऑपोजिट 0.8 वोल्ट, क्योंकि पहले रिडक्शन हो रहा था अभी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जो इक्वेशन नंबर 1 और 3 है उसको ऐड कर दो, और इक्वेशन नंबर 1 और 3 ऐड करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी AgCl solid gives Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous। तो उसका E नॉट अगर लिखेंगे तो E नॉट RHS minus LHS ऐसा काम बन गया। दिस इज 0.22 minus 0.8, ये वैल्यू आ जाएगी minus 0.58 वोल्ट। इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 by n log of K इक्विलिब्रियम। n की वैल्यू 1 है, E नॉट आपने निकाल लिया है, सो माइनस 0.58 इज इक्वल टू 0.0591 by 1 log of K इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल देना है, कर पाओगे आगे सॉल्व। log of K equilibrium comes out to be 0.58 minus divided by 0.0591। इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 0.58 में 0.0591 से डिवाइड कर दो तो माइनस ऑफ 9.8 आ जाएगा। फिर मैंने आपको एंटी लॉग लिखने का तरीका बताया था कि जो माइनस में वैल्यू होती है उसको पहले माइनस इंटीजर बनाते हैं, प्लस फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो उसको लिखेंगे log of 10 to the power minus 10 और इसको लिख दीजिए log of 1.5। log a plus log b is product, so 1.5 into 10 to the power minus 10। इसको कंपेयर कर दो तो k इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1.5 into 10 to the power minus 10। ठीक है। 27th क्वेश्चन लिखा है फॉर द सेल Thallium Tl plus copper 2 plus 2 copper, the EMF of the cell is 0.83 volt, which can be increased by। तो पहले आपको इसकी सेल इक्वेशन लिखनी है, तो आएगा E सेल इक्वल टू, वेक्टर 2 से पहले हम सेल इक्वेशन लिख लें तो अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। तो इट इज Tl से Tl प्लस बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके, कॉपर 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके कॉपर बना रहा है। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, हमारी इक्वेशन जाएगी 2Tl प्लस कॉपर 2 प्लस 2Tl प्लस प्लस कॉपर सॉलिड। ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 पता चल गया। इसके बाद इक्वेशन लिख दो सीधे सीधे, E सेल इक्वल टू, E नॉट सेल आपको दे ये E नॉट सेल माइनस 0.0591 by n log of Tl plus concentration square, Tl plus concentration square divided by copper 2 plus, ये एक्सप्रेशन आएगा। तो अब उसने बोला कि E सेल की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है, तो अगर इस वैल्यू को इंक्रीज करना है तो जो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो वैल्यू कम कर दो। सब्ट्रैक्ट करने वाली वैल्यू को अगर कम करना है तो इसका मतलब सर्टेनली इस वैल्यू को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर इसको डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे, कॉपर 2 प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। कॉन्सेप्ट है आपको ई सेल बढ़ाना है। ई सेल कैसे बढ़ेगा, जब आप ई नॉट सेल में जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको कम कर दो, इसका मतलब जो ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको डिक्रीज करा दो।
अब ये डिक्रीज कैसे होगा कि जो लॉग के अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसको डिक्रीज करो। जो लॉग के अंदर वैल्यू डिक्रीज करेंगे वो कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को डिक्रीज कराओ और डिनोमिनेटर को इंक्रीज कराओ तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगी। मतलब कॉपर 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करा डिक्रीज कराएंगे तो इससे ई सेल इंक्रीज करेंगे। 大会明日だって言うのに。 ठीक でもなんか変じゃなかった。今日の फिर आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 28। 28 में भी देखो आपको pH दे रखा है, तो pH 2 का मतलब हुआ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -2। pH 2 का मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -2। बस अब इसका सेल इक्वेशन लिखेंगे तो आ जाएगा E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 by 2 log of concentration of H plus square। आपको E नॉट सेल गिवन है, H plus concentration गिवन है, पुट करो। ठीक है, एक बार वैल्यू पुट करके चेक करो। 28th क्वेश्चन में वैल्यू पुट करोगे तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल दिया है 1.3 माइनस 0.0591 by 2 log of H plus concentration 10 power -2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू आ जाएगी 1.3 माइनस 0.0591 by 2 into -4। So 1.3 plus 0.0591 into ये सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। 29 लिखा 1 liter of 0.1 m copper sulfate solution is electrolyzed till all the copper is deposited at cathode. During the electrolysis, a gas is released at anode. Volume of the gas is centiV। तो कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस पता है आपको कि कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होता है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व होती है। अगर हम कॉपर सल्फेट की या एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, प्रोडक्ट क्या है, एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी और कैथोड पे आपको कॉपर मिलेगा। इससे सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दोनों सेम अमाउंट ऑफ करंट से अगर इवॉल्व हो रहे हैं तो W1 by E1 is equal to W2 by E2। या फिर ग्राम इक्विवेलेंट से इक्वल कर दो सीधे, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों सेम करंट से डिपॉजिट हो रहे हैं तो वी कैन राइट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉपर का मोल्स है 0.1 into 1 लीटर, ये मोल हो गए, n फैक्टर 2। ऑक्सीजन डिपॉजिट कराना है तो x मोल मान लो और इसका n फैक्टर कितना होता है 4। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.1 by 2 मोल्स। और फिर इसका वॉल्यूम लिखना है अगर STP पे, तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। 0.1 by 2 into 22400 ये सॉल्व कर दीजिए, 1120। So please explain it again. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है फॉर अ गिवन सेल Fe2 plus Ce4 plus gives Fe3 plus Ce3 plus। Fe2 plus Ce4 plus gives Fe3 plus Ce3 plus। ये इक्वेशन है। आपसे पूछा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का तरीका E नॉट सेल निकालना पड़ेगा पहले। E नॉट सेल निकालने का तरीका E नॉट RHS माइनस LHS। तो इसका E नॉट सेल लिखेंगे तो पहले आपको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। देखो ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है, तो अगर हम E नॉट RHS माइनस E नॉट LHS करेंगे तो आपका E नॉट सेल आ जाएगा। So we'll write E नॉट सेल is equal to E नॉट
of Ce4 plus 2 Ce3 plus minus E naught of Fe3 plus 2 Fe. क्वेश्चन में देखो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस RHS माइनस LHS करना है. So this is 1.44 minus 0.68. 1.44 minus 0.68. E naught चला गया. बस इसके बाद E naught cell equal to 0.0591 by n log of K equilibrium. इसको सॉल्व करेंगे तो 0.76 वोल्ट आ जाएगा. इसके बाद फॉर्मूला लगा तो E naught cell is equal to 0.0591 by n log of K equilibrium. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखोगे तो 1 आ जाएगा. 4 प्लस से 3 प्लस आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन से होगा. अब 2 प्लस से 3 प्लस हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा. तो n की वैल्यू 1 है. तो हमारा log of K equilibrium की वैल्यू आ जाएगी 0.76 by 0.0591. सब नियरेस्ट पावर निकाल के सॉल्व कर लोगे. सॉल्व आगे सिंपल, बस नियरेस्ट पावर निकाल के पूरा लॉग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. नियरेस्ट पावर चेक कर लो बस. तो 12.885 समथिंग आएगा. 10 पावर 12 के आंसर में ऑर्डर लिखते हैं. और 0.84 आपको पता है log 7 होता है, तो 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा. समझ गए ना. अगर पूरा भी सॉल्व करना है तो बस एक ही स्टेप लगेगा. log ऑफ, इसको log ऑफ 10 to the power 12 लिखो प्लस log ऑफ 7.6 लिख दो. तो वैल्यू 7.6 into 10 to the power 12 आ जाएगी. ये समझ आया कैसे लिखा मैंने. इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक करके लिखा 12 प्लस 0.859. ये वैल्यू 10 पावर 10 12 से रिप्लेस कर दी है. तो बस log ऑफ 10 पावर 12 is 12. और 0.859 कैसे निकाला. log 7 की वैल्यू आपको याद कराई है 0.84. तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा. 7 पॉइंट कितना आएगा वो हमने ऑप्शन देख के लिख दिया. 7 पॉइंट तो एक ही ऑप्शन दिया है 7.6. दूसरा ऑप्शन 6 पॉइंट है तो वो तो हो ही नहीं सकता 7 पॉइंट में आंसर. अब 7 पॉइंट कितना होगा ये लॉग टेबल देख के पता चलेगा, बट लॉग टेबल है नहीं हमारे पास तो हमने ऑप्शन देख के डिसाइड कर दिया. ठीक है सर वो log 7.6 कैसे है वो नहीं समझा था. इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 31. 31 में देखो फिर से लास्ट इक्वेशन लगाओ. पहले E Sir is not able to hear. E naught cell minus 0.0591 by 2 log of Zn2 plus upon copper 2 plus. अब ये तो आपको इक्वेशन याद ही होगी लास्ट. तो डेनियल सेल की लास्ट इक्वेशन तो इतनी बार लगा चुके हैं आपको सीधा रिजल्ट ही याद हो जाना है. E cell equal to E naught cell minus 0.0591 by 1 by 2 log of Zn2 plus upon copper 2 plus. अब E cell minus E naught cell की वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में. So 0.118 given है minus 0.0591 by 2 log of Zn2 plus by copper 2 plus आपको निकालना है. तो यहाँ से log of Zn2 plus by copper 2 plus की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी minus 0.118 into 2 upon 0.0591. इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करो. अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा -4. तो यहाँ से Zn2 plus अपॉन कॉपर 2 plus कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10 to the power -4. ठीक है. सो 33rd क्वेश्चन में देखो उसने बोला है H plus concentration is decreased from 1m to 10 power -4m at 25 degrees Celsius for a couple of MnO4 minus to Mn2 plus. Then the oxidizing power of MnO4 minus to Mn2 plus in the couple is decreased by. पहले इसकी सेल इक्वेशन लिखो. MnO4 minus से अगर हम Mn2 plus लिखेंगे तो आपको बैलेंसिंग और रेडॉक्स सेक्शन में सीखा होगा. ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर लिखेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 8H plus लिखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में 7 प्लस चार्ज है, राइट हैंड साइड में 2 प्लस चार्ज है.
तो हम लोग सिंपली 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। सबसे पहले आप बैलेंसिंग देख लो एक बार जल्दी से। वंस बैलेंसिंग इज डन तो आप ई सेल का एक्सप्रेशन लिख दो यहाँ से, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 by n log of concentration of Mn2 plus upon concentration of MnO4 minus into H plus power 8। अब उसमें दो अलग अलग केस बोल रखे हैं, एक बार H plus concentration 1m दे रखा है और एक बार H plus concentration 10 power minus 4m दे रखा है। दोनों बार वैल्यू पुट करके ई सेल निकालो, कर पाओ सॉल्व। तो उसने पूछा होगा कितना डिफरेंस आ रहा है, तो पहले वाले केस में लिखेंगे E1 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 by 5 log of Mn2 plus upon MnO4 minus H plus 1m डाल देंगे तो 1 power 8 is 1, तो यही आ जाएगा। जब आपकी H plus concentration 1m है, ये पहला रिजल्ट आ गया आपका, दिस इज द वैल्यू। दूसरे केस में इसको E2 लिख दो, तो E नॉट सेल माइनस 0.0591 by n log of Mn2 plus upon MnO4 minus into 10 to the power minus 4 power 8। इधर से वैल्यू आ गई। अब उसने पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ MnO4 MnS कपल इज डिक्रीज्ड बाय, इसका मतलब E1 minus E2 निकालना है। कितना डिक्रीज कर रहा है वो वैल्यू लिखनी है। समझ आया? तो यहाँ से हम लोग E2 minus E1 निकाल पाए एक बार, या E1 minus E2 निकालो तो साइन अप्लाई जो भी आओगे साइन के साथ है। तो हम यहाँ से E2 minus E1 निकालेंगे तो E नॉट सेल तो कट जाएगा, माइनस 0.0591 by 5 आ जाएगा, लॉग ऑफ Mn2 प्लस अपॉन MnO4 माइनस इंटू 10 to the power minus 32 हो गया, इंटू दूसरी वाली वैल्यू को अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। ये टर्म तो कट गया, ये सॉल्व हो गया है माइनस 0.0591 by 5 log of 10 to the power 32। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 0.0591 by 5 into 32, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको सॉल्व करके कोई देख लो। 30th क्वेश्चन लिखा है, फॉर अ सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंज द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी 0.295। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, सीधा फार्मूला लगाना है, E नॉट सेल इज इक्वल टू, दिस इज E नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 by n log of K equilibrium, this is 0.295 is equal to 0.0591 by 2 log of K equilibrium। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, so log of K equilibrium will come out to be 0.295 into 2 divided by 0.0591। इसको सॉल्व करिए तो पावर में आपका आंसर आएगा। ये वैल्यू 10 आ जाएगी यहाँ से सॉल्व होकर, तो यहाँ से K इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 to the power 10 होगी। ठीक है, उसके बाद आपने बोला 35 में पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, सिंपल लॉजिक। एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन की एक ही इक्वेशन लिखी हुई है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो Cr3 प्लस है, CrO7 मैंने से रखा है, वो ऑक्सीडेशन, ये कन्वर्जन होगा तो ये ऑक्सीडेशन। उसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, सही कर लेना, ये Cr2O7 माइनस होगा, डाइक्रोमेट आयन। ठीक, then you ask question number 40।
क्वेश्चन नंबर 40 में देखो गिवन है when during electrolysis the solution of AgNO3 9650 coulomb of charge passed through the electroplating path, the mass of silver deposited at cathode. सिंपल देखो Ag प्लस का 1 मोल डिपॉजिट कराने के लिए 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। 1 फैराडे चार्ज से 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट होगा। 1 फैराडे चार्ज डिपॉजिट्स 1 मोल सिल्वर। बस हम डायरेक्टली सॉल्व कर दो। तो ये 9650 कूलम दे रखा है, डिवाइडेड बाय 96500 कितने फैराडे चार्ज हो गए, तो इससे कितने मोल डिपॉजिट होगा? 1 डिवाइडेड बाय 9650 इनटू 9650 यानी कि 0.1 मोल, and 0.1 मोल is nothing but 10.8 ग्राम। मोल्स इनटू मोलर मास करना है। 35 का बेटा फोर्थ क्वेश्चन नहीं हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उससे तो कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करा ही नहीं सकता ना, तो इम्प्रैक्टिकल रिएक्शन है, वैसा तो हो ही नहीं सकता। आपको दो सब्सटेंस याद कराए थे, लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं करा सकता, फ्लोरीन का फर्दर रिडक्शन नहीं होता, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हमेशा दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा। और लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हमेशा दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं लिख सकते, because that is strongest oxidizing element. After this you ask question number 45. Next question is question number 45. In 45th question it's given the standard EMF of the cell involving one electron change is found to be 0.591 volt at 25 degree Celsius, the equilibrium constant. बेटा अब तक तो तुम्हें एकदम सेट हो जाना चाहिए दिमाग में। E नॉट बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे आने वाला क्वेश्चन है। 0.0591 by n log of K equilibrium. So this is 0.591 दे रखा है, 0.0591 दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखो कितना दिया, एक इलेक्ट्रॉन। सो n की जगह 1 पुट कर दो, log of K equilibrium। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो log of K equilibrium 10 आ जाएगा, तो K equilibrium 10 to the power 10 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने बोला 42। तो कल बताया था ना, कोरोजन ऑफ आयरन में मैग्नीशियम ब्लॉक अगर हम नीचे अप्लाई करते हैं शिप पे, तो उससे हम अपने आयरन को सेव करते हैं, तो उसका प्रिवेंट एक्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट ऑन आयरन होता है। मैग्नीशियम इज सैक्रिफाइशियल इलेक्ट्रोड, तो मैग्नीशियम जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होता रहेगा, आयरन का फर्दर ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ पे सैक्रिफिशियल एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम में सैक्रिफाइशियल एनोड, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता रहेगा तो आयरन प्रिवेंट रहेगा। It is question number 49. क्वेश्चन लिखा फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नॉट सेल विल बी रिस्पेक्टिवली। आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0 डिफॉल्ट, और ई सेल जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव होता है
और ई सेल पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर ई सेल पॉजिटिव है तो अभी ई नॉट सेल का रिलेशन आपको पता है, ई नॉट सेल इज 0.0591 log of k इक्विलिब्रियम। तो अगर ई सेल पॉजिटिव चाहिए तो k इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 चाहिए होगा। ठीक है, लॉग की वैल्यू अगर 1, लॉग के अंदर जो टर्म लिखा है वो 1 से बड़ा होता है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 1 से छोटा होता है तो वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, 42 का आंसर 2 आएगा बेटा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अगर आंसर को कंफर्मेशन चाहिए तो 42 का आंसर 2 होगा। आपको मैंने कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी ऑफ सेल की कंडीशन लिखवाई थी, डेल्टा जी नेगेटिव ई सेल पॉजिटिव इज द फिजिबल कंडीशन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ पे उसने पूछा स्पॉन्टेनिटी कंडीशन बताओ, तो डेल्टा जी नेगेटिव ई सेल पॉजिटिव, और अगर ई सेल पॉजिटिव है तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो डेल्टा जी नेगेटिव ई सेल पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1, 4 आंसर हो गया। इसका आंसर लिखना है तो 4th आंसर हो जाएगा 49। डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 चाहिए। जब यहाँ पे लॉग की ये वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी तभी तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद आपने बोला 51। दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड में भी इलेक्ट्रोलाइज्ड एट 1000 डिग्री सेल्सियस टू फर्नेस एल्यूमिनियम मेटल। The cathode reaction is given to prepare 5.12 kg of aluminum method. By this method we require, ये भी simply Faraday से relate करना है। 51 क्वेश्चन में Al3+ में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एल्यूमिनियम सॉलिड बनेगा। तो 1 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज लगेगा, यानी कि 3 फैराडे चार्ज। तो हमारे पास 5.12 kg एल्यूमिनियम बनाना है हमको, उसके पहले मोल्स निकाल लो। So this is 5.12 into 10 to the power 3 by 27 मोल। तो जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। So 5.12 into 10 to the power 3 by 27 into 3 फैराडे। ऑप्शन में देखो आपको कूलम में दे रखा है तो फैराडे को कूलम्स में कन्वर्ट कर दो, 96500 से मल्टीप्लाई करो। इसको सॉल्व करके आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको चार्ज के टर्म में पूछा है आंसर, एंड आंसर यू हैव टू रिपोर्ट इन कूलम्स। तो बस 96500 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। कर लोगे आगे सॉल्व? एक बार चेक कर लो, अगर कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है दैट इज 60। सिक्सटीथ क्वेश्चन में बस इक्वेशन कंपेयर करना है आपको, जो लिखा हुआ है उसको इक्वेशन कंपेयर कर दो बस। क्वेश्चन नंबर 68 इज गिवन, जो लिखा हुआ है उसको कंपेयर करना है बस। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ लिखा है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी टाइम्स डी डेल्टा जी बाई डी टी। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू डी डेल्टा जी बाई डी टी आ जाएगा। आपसे पूछा है वेरिएशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल विद टेम्परेचर निकालना है, तो इसका मतलब आप डेल्टा जी को ईएमएफ से रिप्लेस कर दो। हमारे पास इक्वेशन होती है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल।
तो जहाँ डेल्टा जी लिखा है वहां NFE पुट कर दो। अब NF तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल टर्म से बाहर आ जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा S इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ माइनस NFE। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से डी बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा S बाय NF। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 57। 57 में आपको दे रखा है E नॉट ऑफ Fe3 plus 2 Fe is minus 0.036 volt, Fe2 plus 2 Fe is minus 0.439 volt। आपको Fe3 plus इलेक्ट्रॉन से Fe2 plus निकालना है। मैंने आपको बताया था E नॉट को रिलेट करने के लिए डेल्टा G नॉट से रिलेट करते हैं। तो पहले तीनों इक्वेशन लिख लो। Fe3 plus 3 इलेक्ट्रॉन gives you Fe solid। इसका E नॉट गिवन है minus 0.036 वोल्ट। दूसरे इक्वेशन में Fe2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, उससे Fe बन रहा है। इसका E नॉट दे रखा है minus 0.439 वोल्ट। और तीसरी इक्वेशन है Fe3 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके Fe2 प्लस बनाना है, उसका E नॉट आप लेट से x वोल्ट अज्यूम कर लो। ठीक है, अब देखो इसमें जो इक्वेशन है हमारे पास 1 2 3, उसमें अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 1 आ जाएगा। ये चीज आप चेक कर लो सबसे पहले। इक्वेशन नंबर 1 विल बी इक्वल टू 2 plus 3। आप 2 और 3 को ऐड करो तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो यही काम डेल्टा जी पे लगा देंगे तो इसका डेल्टा G1 नॉट आएगा minus 3F इंटू minus 0.036। इसका डेल्टा G2 नॉट लिखेंगे तो इट इज minus 2F इंटू 0.439। और इसका डेल्टा G3 नॉट लिखेंगे तो इट इज minus FX एंड FE होता है। हाँ बिल्कुल, आप 1 minus 2 equal to 3 कर सकते हो। तो बात है 1 equal to 2 plus 3 करो या 1 minus 2 equal to 3 कर लो, एक ही बात। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। बस अब जैसे आप ये चीज पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी minus 3F इंटू minus 0.036 इज इक्वल टू minus 2F इंटू 0.0439 minus FX। यहाँ से सॉल्व करके x निकालना है, निकाल लोगे। यहाँ से सॉल्व करके आपको x रिपोर्ट करना है। ठीक है, कर दो सॉल्व, नहीं कर लोगे हो जाएगा ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 0.036 इंटू 3 प्लस 0.439 इंटू 2। ये आएगा मेरे समझ से सॉल्व होकर f तो कट जाएगा पूरे प्रोसेस से और माइनस में आएगा। दिस विल बी माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करके Sir, हाँ, sir, it's minus 0.439. next question you asked is question number 62। 62 में लिखा था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक निकल एंड आयरन इज गिवन। The cell X plus Y2 plus gives X2 plus and Y will be spontaneous when। तो आपको पता है किसी भी सेल को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए क्या चाहिए, E नॉट सेल इसका पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो E नॉट RHS माइनस LHS करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एनोड उसका बनाता है जिसका स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल ज्यादा नेगेटिव होता है और कैथोड उसका बनाते हैं जिसका पॉजिटिव होता है। तो इस प्रोसेस के हिसाब से जो हमें एनोड बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए जिंक का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जिंक का सबसे ज्यादा नेगेटिव है। और जो कैथोड बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए निकल का। ये तो स्पेकुलेशन है। अब आप इक्वेशन लिख लो। एनोड पे ऑक्सीडेशन करेंगे तो जिंक से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन
और कैथोड पे रिडक्शन कराएंगे तो निकल 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स निकल सॉलिड। इसको ऐड करेंगे तो फाइनल सेल इक्वेशन आ जाएगी जिंक सॉलिड प्लस निकल 2 प्लस एक्वस गिव्स निकल सॉलिड प्लस Zn 2 प्लस एक्वस। उसका E नॉट सेल लिखेंगे तो E नॉट RHS माइनस LHS, E नॉट सेल इक्वल टू माइनस 0.23 माइनस ऑफ माइनस 0.76। वैल्यू देखो पॉजिटिव आ जाएगी। 0.76 में से 0.23 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.53 वोल्ट आ जाएगा। तो x की जगह जिंक ले लो और y की जगह निकल ले लो। ऐसे आपका x जिंक हो गया और y निकल 2 प्लस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में करेक्शन देख लो। वो E नॉट ऑफ Fe2 प्लस 2 Fe इज माइनस 0.439। मैंने उसको प्लस लिख दिया है तो उसको सही कर लो क्वेश्चन में, फिर आ जाएगा आंसर। यहाँ पे जो माइनस 2F की जगह माइनस 0.439 आएगा, यहाँ एक वैल्यू माइनस आएगी पहले, फिर सॉल्व करो। समझ गया ना? डेटा में माइनस 0.439 है, मैंने 0.439 यूज कर दिया, इस वजह से आंसर गड़बड़ हो गया। करा सॉल्व? तो माइनस 0.439 पुट करोगे तो ये वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा। अब चेक कर लो, आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। अब चेक कर लीजिए, मुझे लगता है आंसर आ जाना चाहिए।